का हमारा जो टॉपिक है वो स्टडी करंट इन अ मीडियम विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें है कि स्टडी करंट क्या है और सोर्स ऑफ जो हमारे पास ईएमएफ है ये क्या होती है, और विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारे पास जो करंट होगा वो किस तरह से होगा, इसको हमने यहाँ पे सारा स्टडी करना है। अच्छा भाई देखिए, हमारे पास जो कंडक्टर है वो यहाँ पे मीडियम होगा, जैसे कि स्टडी करंट इन अ मीडियम। तो मीडियम हमारे पास कंडक्टर होगा। एक कंडक्टर है उसके अंदर एटम्स होते हैं। एटम्स के ऊपर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे, दूसरे से तीसरे एटम पे, और सो ऑन रैंडमली मूव करते हैं। और इस एटम के रैंडम मोशन को आप अगर देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के जाते हैं उतने ही एटम फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन फिर उस एटम के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो मतलब हम अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया किसी कंडक्टर के अंदर लेट कर लें और उसमें देखें कि जितने उस क्रॉस सेक्शन एरिया को छोड़ के एक साइड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही आप देखेंगे कि उसी साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी साइड पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे स्टडी जो है वहाँ पे मोशन होती है चार्जेस की, अगर हम उस कंडक्टर को एक्सटर्नली किसी किस्म का पोटेंशियल प्रोवाइड ना करें। हमारे पास कोई करंट कैरी कंडक्टर है, उसको एक्सटर्नली हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर रेगुलरली चार्ज फ्लो करता है। एक्सटर्नली बैटरी से चार्जेस उसके अंदर कंडक्टर के अंदर जाती हैं, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और उसके दूसरे एंड से जो चार्जेस हैं वो मूव करके बाहर निकल आते हैं। तो हम कहते हैं कि जितने चार्जेस हमने उसके अंदर ऐड किए उतने ही वहाँ से दूसरी साइड से रिमूव हो गए। लेकिन अब हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो विद आउट एनी एक्सटर्नल पोटेंशियल या एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ है। जब हम बाहर किसी किस्म का पोटेंशियल प्रोवाइड ना करें तो तब वहाँ पे कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है उसको हमने स्टडी करना है। तो इस करंट को हम स्टडी करंट का नाम देते हैं जब हम एक्सटर्नली किसी किस्म का कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते। ये करंट इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है, इसको हम किसी भी गैल्वेनोमीटर या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ना इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये इमेजिनरी करंट होता है जो कि इमेजिन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की मदद से जो करंट होता है इसको हम इमेजिनरी करंट कह सकते हैं, क्योंकि हमने किसी किस्म का पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया। चार्जेस जो है वो उनके ऊपर वर्क नहीं होगा, लेकिन वो रैंडमली जो मोशन होगी एटम्स के अंदर चार्जेस की, उनको हम कह सकते हैं कि वो स्टडी करंट है। वो स्मॉल सा करंट होगा जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्मॉल सा करंट होगा, तो वो एक होमोजीनियस होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्टडी होगा। इस वजह से इसको हमने यहाँ पे, ये सारा हमारा जो टॉपिक है, अगर हम किसी किस्म का किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते तो वहाँ से जो करंट फ्लो होता है, ना हम एक्सटर्नली पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, ना इंटरनली किसी किस्म का जो है वो बैक ईएमएफ होगा, ना उसका इस तरह से किसी किस्म का पोटेंशियल प्रोवाइड हम नहीं करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ वेरी क्लोज एनालॉजी। एनालॉजी कहते हैं कंपैरिजन को बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं चार्जेस को स्टडी करना, एट रेस्ट स्टडी करना। सिस्टम ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जब पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास वो जो चार्जेस होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे। लेट अस कंसीडर न्यूक्लियस के ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज उसके बाहर वाले शेल्स में होगा। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हम कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ अ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक ऑन द वन हैंड एंड अ सिस्टम दैट कंडक्ट अ स्टडी करंट ऑन द अदर हैंड। तो मतलब यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन पढ़ना है, एक एनालॉजी पढ़नी है बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा हमारे पास कंडक्ट्स आ स्टडी करंट। इन दोनों के दरमियान हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो इस पूरे सेक्शन के अंदर हम जो है वो स्टडी करेंगे एनालॉजी को। लेट अस कंसीडर अ होमोजीनियस ohmic conductor with the ohmic medium without a external source of EMF अंडर कंडीशन ऑफ अ स्टडी स्टेट कंडीशन। हमारे पास जब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ओहमिक और होमोजीनियस कंडक्टिंग मीडियम है और एक्सटर्नल किसी किस्म का पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया हुआ, और देन हमारे पास जो स्टडी स्टेट कंडीशन लेते हैं, तो तब हमारे पास जो कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर मौजूद जो चार्ज डेंसिटी है इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं।
जो कि चार्जेस जो हैं वो एक्स एक्सिस के लोग, वाई एक्सिस के लोग और जी एक्सिस के लोग रैंडमली मूव करेंगे, और इसकी डेंसिटी को हम चार डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें चार्जेस, अगर उस कंडक्टर को एक्सटर्नली पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया तो ना उसके अंदर चार्जेस मूव करके जाएंगे ना वहाँ से बाहर निकलेंगे, तो उसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब है कि ये चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाता है। तो ये चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे जो बाहर से कोई किस्म का चार्ज नहीं ऐड हो रहा ना रिमूव हो रहा है, तो उसकी टोटल जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। और किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो की इक्वल आता है। तो हमारे पास इस वजह से ये पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो आता है ये किसी भी मीडियम के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जो कि करंट डेंसिटी की इक्वेशन हमने जब पढ़ी थी, और वहाँ पे कंटिन्यूस इक्वेशन जो हमने स्टडी किया था, तो वो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन शैडो के अंदर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है। पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन है और किसी किस्म का एक्सटर्नल सोर्स हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो ये हमारे पास जो टर्म है ये पार्शियल रो पार्शियल टी, ये ऊपर हमने पढ़ के आ चुके हैं, ये ज़ीरो की इक्वल है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, ये बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ जे विल बी इक्वल टू ज़ीरो, जो कि 7.27 है। यहाँ पे डाइवर्जेंस हमारे पास बेसिकली डेल होता है, ऑपरेटर होता है, ये जे हमारे पास करंट डेंसिटी है। दोनों में आपने डिफरेंस नहीं भूलना, ये रो हमारे पास चार डेंसिटी है और जे हमारे पास करंट डेंसिटी है। और स्टेडी करंट के केस में अगर आप यहाँ पे ओहमिक कंडीशन को देखते हैं, ओहमिक कंडीशन में है कि ये जो जे है ये इक्वल है जी ई के। जी हमारे पास कंडक्टिविटी है, किसी भी कंडक्टर की अपने अंदर से करंट गुजारने की सलाहियत को कंडक्टिविटी कहते हैं, और ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास करंट डेंसिटी है ये इक्वल होता है जी ई के। अब यहाँ पे जब हमने कंडक्टर लिया हुआ है, कंडक्टर के केस में जी की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी ज़ीरो तो नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है, तो जी विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस है ये अप्लाई हो रहा है हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, जी कांस्टेंट है तो डाइवर्जेंस से शुरू में जी आ जाएगा, तो जी साइड पे जाके डिवाइड होकर ज़ीरो भी हो सकता है, इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास जब इसको वहाँ पे जी जाके ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। डाइवर्जेंस ऑफ ई को हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक कंडीशन होगी, इक्वेशन होगी। हमने यहाँ पे ये लेट किया हुआ है कि जब विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स या एनी एक्सटर्नल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो हमने पहले ये भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इसको, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस ये जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट बेसिकली ये डेल ही होता है जो कि किसी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट होता है। तो ये पोटेंशियल हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वजह से ग्रेडियंट को हम जो है वो डेल यू पढ़ेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट आ जाए, डाइवर्जेंस अगर डॉट और क्रॉस कुछ भी ना हो, तो तब हमारे पास ये ग्रेडियंट आता है। ये दोनों इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे यहाँ से वैल्यू ला के पुट करेंगे, तो हमारे पास माइनस शुरू में आ जाएगा, डेल डॉट डेल यू आ जाएगा। और हमने पढ़ा है कि जब भी दो सेम वेक्टर हों, दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट होगी तो डेल स्केयर आ जाएगा और साथ ये यू आ जाएगा, साथ माइनस भी है, माइनस उठ के इस साइड पे चला जाएगा, तो हमारे पास डेल स्केयर यू आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास ये है। इस इक्वेशन को डेल स्केयर यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो, जो कि 7.28 इक्वेशन है, इसको हम लप्लास इक्वेशन कहते हैं। ये जो लप्लास इक्वेशन है ये हमारे पास, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि हमने स्टार्ट पे ही ये बात कह ली थी कि हमारे पास, हमने बाद में बात कही थी कि ये हमारे पास एक एनालॉजी है बिटवीन द
इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास मीडियम कंडक्टर की या डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है और ये सेम है स्टडी करंट के, तो यहाँ स्टडी इक्वेशन के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वी सी देयरफॉर देयर इज़ अ स्टडी कंडीशन प्रॉब्लम मे बी सॉल्व बाय द सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम जो है इसको हम सॉल्व करना जो है वो सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जैसे कि लिखा हुआ लप्लास इक्वेशन इज़ द सॉल्व बाय वन ऑफ द टेक्निक डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3। ये लप्लास इक्वेशन को हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करना सीख चुके हैं, जबकि इस लप्लास इक्वेशन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो एक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है वो बाउंड्री कंडीशन है, जो कि इनिशियल और फाइनल बाउंड्री कंडीशन है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक को इनिशियल और जो फाइनल बाउंड्री है उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लप्लास इक्वेशन को भी हम विद द हेल्प ऑफ जो बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक कंडक्टर है, इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक को हमने लेफ़्ट साइड का नाम दिया, दूसरे को राइट साइड का नाम दिया। लेफ़्ट साइड के जो मीडियम है, चूँकि ये कंडक्टर सेम कंडक्टर है इस वजह से जो लेफ़्ट साइड पे मीडियम है उसको 1 का नाम दिया, जो राइट साइड पे मीडियम है इसको 2 का नाम दिया हुआ है। और लेट कर रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से जो मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं इन द क्रॉस सेक्शन एरिया ए मूव करके जा रहे हैं दोनों के दरमियान जो मीडियम है। तो तब हमारे पास चूँकि दोनों मीडियम सेम है, सेम कंडक्टर है, तो उनके अंदर जो करंट डेंसिटी है जो लेफ़्ट वर्ड से 1 मीडियम से जो चार्जेस मूव करके जा रहे हैं सेकंड मीडियम में, तो हमारे पास सेम करंट फ्लो करेगा। अगर वहाँ पे करंट सेम है तो हम कह सकते हैं जो करंट डेंसिटी जे है वो सेम है। तो फर्स्ट वाले मीडियम की करंट डेंसिटी को J1 N का नाम दे रहे हैं और जो सेकंड मीडियम की है वो J2 N का नाम दे रहे हैं। चूँकि J इक्वल होता है GE के, तो इस जगह पे G1 आ गया और इसकी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 N का हमने नाम दिया हुआ है, यहाँ पे G2 और E2 N का नाम दिया हुआ है। जैसे कि कंडक्टिविटी इस केस में हमारे पास सेम होती है, G1 और G2 सेम कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी भी हमारे पास जो है वो सेम होगी। ये दोनों एक दूसरे से जो है वो कट जाएंगी। इस इक्वेशन को भी यहाँ पे छोड़े। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, दिस इक्वेशन रिप्लेस द एनालोगस इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ dn। अब भाई ये जो पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी है ये वाली बिल्कुल इस इक्वेशन के सिमिलर या एनालोगस कहते हैं सेम इक्वेशन को। हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि ये है, ये इक्वेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि डेल यू इज़ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ये इसके सिमिलर है। जबकि हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा हुआ है कि डेल स्केयर यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब पोटेंशियल हमारे पास जो प्रोवाइड किया हुआ है वो ज़ीरो है। तो पोटेंशियल की वैल्यू जब यहाँ पे ज़ीरो लगाते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है यहाँ पे आ जाती है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारे पास ये इंटीग्रेशन जो है वो ई डॉट डी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो तब हम यहाँ से जो है ये सिमिलर इक्वेशन है जो कि हम पीछे यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं। तो इस इक्वेशन को फिर देखते हुए हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि E1 T इज़ इक्वल टू E2 T, मतलब हमारे पास जो कंडक्टर है उसके एक साइड को हमने मीडियम 1 और दूसरी साइड को मीडियम 2 का नाम दिया हुआ है, और इस मीडियम 1 के अंदर से जितना करंट फ्लो करता है उतना मीडियम 2 के अंदर से फ्लो करता है। तो हम यहाँ पे जो है वो एक सिमिलैरिटी यहाँ पे और एक एनालॉजी क्रिएट कर ली है, जो कि हमारे पास स्टेडी करंट इन अ मीडियम विदाउट सोर्स जो है सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ अ कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये दोनों सिमिलर है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास सिस्टम है उसकी कंडीशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जो है चूँकि सिमिलर है हमारे पास स्टेडी करंट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विदाउट सोर्स, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि ये जो हमारे पास स्टेडी करंट है उसकी ये वाली कंडीशन है E1 T इज़ इक्वल टू E2 T। ये नीचे जो है वो एग्जांपल है, इसको आपने नहीं करना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि जब हम कभी भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल प्रोवाइड ना करें तो उसके अंदर से एक इमेजिनरी करंट फ्लो करता है जिसको हम स्टेडी करंट भी कह सकते हैं। वो यूनिफॉर्म होता है, जितने चार्जेस एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाते हैं उतने ही चार्जेस दूसरे सेक्शन से उसी सेक्शन में रिवर्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे एक स्टेडीली और एक होमोजीनियसली करंट फ्लो करता है, जिसकी ये सारी हमने जो है वो मैथमेटिकल
हाँ, बढ़िया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट का आपको समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।